उन्होंने गेट जैसे एग्जाम को क्रैक किया है, वो भी अच्छे रैंक के साथ। आफ्टर दैट ही इज एन आईएएस ऑफिसर, आईएएस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन इन्होंने क्रैक किया है। उसके बाद ही इज अ साइंटिस्ट इन डीआरडीओ, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ये साइंटिस्ट है फिलहाल। और देन स्टेट जेई में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 भी हासिल किया है। सो इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ नॉर्मल थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन भैया, इन सब चीजों को अचीव करने के लिए वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक्स। तो अब यहाँ मूव करते हैं ईएससी के नेक्स्ट स्टेज पर, जो ईएससी का रिटर्न एग्जाम है, जिसको बोलते हैं कि हार्ट ऑफ ईएससी, कि सबसे अच्छा माना जाता है कि क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है, हमें आंसर्स लिखने होते हैं। तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे क्या चीजें होती हैं और कैसे क्या आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, तो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो मेंस एग्जाम है वो मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा इजी फेज है तीनों में। क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और नहीं करने हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के दो एग्जाम, जो मेंस के दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्ट, जो उसमें सेम डे फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो उसमें ऐसा होगा कि आपको 8 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के, या 8 क्वेश्चन। सो उसमें आउट ऑफ दोज 8 यू हैव टू डू ओनली 5 क्वेश्चंस। सो आपके पास चॉइस है। तो आप, कई बार ऐसा होता है कि वो एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से बने होते हैं, कि मैं कह रहा हूँ कि एक जो क्वेश्चन है वो पूरा टोम का है, एक क्वेश्चन पूरा मशीन डिजाइन का है। तो हमेशा नहीं होता, ये वेरी करता है ईयर टू ईयर। तो कई बार मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो किन्हीं सालों में ऐसा हो जाता है, तो अगर आप टोम में बहुत अच्छे हैं तो आपके पास एक पूरा 60 क्वेश्चन टोम, 60 मार्क्स का क्वेश्चन टोम का ही है, तो आप उसमें पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, आप उसी को करिए, अटेम्प्ट करिए। जैसे पेपर 2 में जो हमारा मटेरियल साइंस पार्ट है, उसमें थ्योरी आती है। तो कई बार हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि थ्योरी में उतने मार्क्स मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। हमारे पास चॉइस होती है कि हम न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन कर देते हैं, तो उस पर हमारी न्यूमेरिकल में मार्किंग ज्यादा बेटर होती है। उसमें आप रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट या तो एग्जैक्ट आएगा या गलत आएगा, दो ही चीजें। हाँ, तो और अगर आपका रिजल्ट में भी अगर रिजल्ट आपका मैच नहीं कर रहा है, तो वो भी उसके बाद भी देखते हैं कि क्या क्यों मैच नहीं कर रहा है, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बहुत ही नॉमिनल मार्क्स काटते हैं वो, और अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। That's a common thing. This is not a big issue. ये तो होना भी नहीं चाहिए। अगर आप इतने बड़े एग्जाम के लिए बैठे हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअली तो बहुत स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये है कि आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप 300 में 250 प्लस मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ पाए। हमेशा होता है। मैंने 280, 270, 280, 250 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। और उसके बाद जो नंबर आएंगे, तो एक बात यहाँ पे पूछना चाहूंगा यहाँ पे आपसे कि जैसे कि एग्जाम जो होते हैं 300 के, जैसे आपने बताया, तो उसमें से 250, 280 का जो अटेम्प्ट करना चाहिए, तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर हम कम का, मतलब क्योंकि इसमें एक तरह से मेरे हिसाब से स्टेप वाइज मार्किंग होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो अगर हम ज्यादा, जैसे कुछ कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हमें छोड़ना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ छोड़ने से बेटर है, कुछ लिख के आना बेटर है, या कुछ छोड़ना ही बेटर है? मेरा मतलब क्वेश्चन ये है। वो छोड़ना ही बेटर है, क्योंकि अगर आप सिंसियरली पढ़ के गए हैं और आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 250 अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उसके लिए फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। तो 3 आवर्स का टाइम जो है वो आपको परमिट नहीं करता कि आपको नहीं भी आ रहा है तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तरह कुछ भी लिख के आइए, क्योंकि वो उतना, और उसका तुमको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। पहली बात, मार्क्स की कोई वो स्कोप ही नहीं है कि आपको एक मार्क्स भी मिल रहा है। ये ठीक है, आप कुछ भी रिलेवेंट लिख रहे हैं कि आपको कोई डेरिवेशन पूछा था, आप अजम्पशंस तक भी लिख पा रहे हैं, तो 1-2 मार्क्स। बट ये ऐसा हमें नहीं करना, हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि जो बिग चंक्स मार्क्स के, उस पे फोकस करना चाहिए। 1-2 मार्क्स का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तभी आप 220, 200 स्कोर कर पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा स्मार्टली थोड़ा रियलाइज करना पड़ेगा पेपर को कि क्या क्या चीजें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा मार्क्स बियर करता है। थोड़ा स्मार्टली चीजों को देखना पड़ेगा और फिर उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
तो ये तो रही बात। और जैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन है मेरे पास, दो में से मुझे कोई एक करना है, तो एक क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है जिसमें मैं 50 नंबर का अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है बट मैं 40 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो मैं प्रेफर करता था कि मैं 40 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की मार्किंग होगी, हाँ, तो मुझे पता है कि 40 में 19 भी अगर देगा वो, तो 38 मार्क्स तक मैं स्कोर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि वो जो अब वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई श्योरिटी नहीं है कि कितने मार्क्स मिलेंगे, और ये श्योर है कि 40 से तो कम ही मिलेगा। तो इसलिए ऐसे मैं चूज करता था क्वेश्चंस को। ओके, सो आप ऐसे भी, जैसे भैया ने बताया, तो आप भी ऐसे भी स्मार्टली थिंक कर सकते हैं। तो जैसे कि ये तो बात है कि पेपर के टाइम में हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे पेपर्स को करना चाहिए, और जगह अगर आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे हैं तो ये चीजें आपको समझ में आने लग जाती हैं। बट मैं बात करता हूँ भैया कि प्रिपरेशन के टाइम पे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूएससी का प्रीलिम्स, इट्स अ डिफरेंट अप्रोच, गेट एग्जाम इट्स अ डिफरेंट अप्रोच। अगर मैं बात करूँ यूएससी का मेन एग्जाम, तो उसकी डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए, और उसकी प्रिपरेशन के लिए कैसे हमें मतलब चीजों को करना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को उसके लायक बनाना चाहिए, तो प्लीज थोड़ा इसके बारे में बताइए प्लीज। जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करिए, आप देखिए कि किस सब्जेक्ट्स के किस टॉपिक पे फोकस किया गया है, और आप उस पे ही अपना फोकस रखिए। आप उसके जो वेरिएशन हो सकते हैं, मैं करूँ अगर VCRS है तो VCRS पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उस पे ही रहिए। आपको VARS अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें कभी कोई न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं गया है। तो आप ऐसा सोचे कि VARS भी मैं कम कर लेता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। आप VCRS के सारे जो वेरिएशंस जो बन सकते हैं कि कंप्रेसर हटा दो, पॉसिबल है, हाँ ठीक है, हाँ, 2 मल्टी स्टेजिंग कर दो या हीट एक्सचेंजर लगा दो, जो भी चीजें, तो आप वैसे अप्रोच करिए। हाँ, तो फिर दूसरी चीज की जो उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मैं कह रहा हूँ, तो आप केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन तक मत लिमिट करिए अपने आप को। मैंने नहीं किया, मतलब तो जैसे जो मेंस एग्जाम है वो सिविल सर्विसेज के भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के भी एग्जाम होते हैं। उसका हाँ, तो उसकी एक सबसे अच्छी चीज है कि उसमें आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिलते हैं। हम देखते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपने क्वेश्चंस बनाते हैं, बट उसमें भी वो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन फ्रेम किए होते हैं, या जो कंटेंट डेवलपमेंट टीम ने फ्रेम किए होते हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो किसी यूपीएससी के एग्जामिनर ने पेपर सेट किए होते हैं, तो वो एक लेवल होता है उनका, और क्वेश्चन का क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। आप बस टॉपिक में ही आप कंस्टेंट रखिए कि आपको इसी टॉपिक से देखना है, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा होता है, 20% एक्स्ट्रा सिलेबस होता है, तो आप उतना मैनेज करिए कि आपको जो यहाँ जो इसके सिलेबस में नहीं है इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तो वहाँ पे भी नहीं पढ़ना, बाकी चीजें सेम है। तो वो चीजें आप देख के रखिए, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और कॉन्सेप्चुअल अब क्लैरिटी रखिए चीजों की। बहुत इजी होता है, तो मतलब वही कह रहा हूँ, मुझे तो हमेशा से ही बहुत इजी लगा। मतलब आपके अकॉर्डिंग प्रीलिम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम है एज कम्पेयर टू मेंस एग्जाम, अगर आपके कॉन्सेप्ट। हाँ, प्रीलिम्स भी अच्छा है, प्रीलिम्स मतलब मुझे दोनों ही इजी लगते हैं, बट आप एक अलग पर्सनालिटी है, तो जैसे मैं एक नॉर्मल मतलब पहले जो पहला वो था, पहला अटेम्प्ट था, उस हिसाब से मैं बोलूँ तो मुझे प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आती थी, मेंस में भी, बट अभी ऐसा हो गया कि टाइम के साथ चीजें बहुत ज्यादा लर्न करी है मैंने, तो चीजें अच्छी हो गई हैं। ओके, तो अभी हम